अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरा होगा क्योंकि अब तो सिनेमा हॉल्स भी खुल गए हैं और डाइन आउट डाइन इन की भी इजाज़त है। लेकिन अगर आपने कोविड वैक्सीन नहीं लगवाई तो ये जो सहूलियात मिली है ना, इनसे आप लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते क्योंकि आपको सर्टिफिकेट दिखाना है। गवर्नमेंट जो है हमेशा आपकी बेहतरी के लिए इक़दाम करती है। अच्छी बात है कि हालात जो हैं वो अब मामूल पर आना शुरू हो गए हैं। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के समरात आहिस्ता आहिस्ता मिल रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह आप लोगों का साथ है कि आप लोगों ने साथ दिया, जो SOPs से उन पे अमल दरामद किया, आगे भी इसी तरह से करते रहना है। वबा के फैलाव के बाद पहली बार हमने देखा है कि फ़िज़िकल इम्तिहानात हो रहे हैं। कराची समेत सिंध भर की अगर मैं बात करूं तो आज से मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात होंगे। 3,38,000 उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं। तर्जुमान मैट्रिक बोर्ड से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी हम बनाएंगे। ये अच्छी बात है, लेकिन आप ये देखें कि तलबा के साथ एक मसला है जो कि हम यहाँ पर शेयर आपके साथ करेंगे। सोशल मीडिया पे बड़ा हंगामा बरपा हुआ। जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आवाज़ उठाई कि जी बड़ी तादाद में तलबा एडमिट कार्ड से महरूम है। और आपको पता है कि एडमिट कार्ड पास होना या उसका साथ होना कितना लाजिम है। जबकि दूसरी जानिब NED यूनिवर्सिटी ने मैट्रिक रिज़ल्ट की बुनियाद पर दाखिलों का ऐलान भी कर दिया। वैसे अमूमन हर यूनिवर्सिटी में होता है ऐसा ही है कि मैट्रिक का जो रिज़ल्ट होता है उसकी बुनियाद पर आपको इंटर में एडमिशन मिलता है। तो इंटर के इम्तिहानात की तैयारी करें या एंट्री टेस्ट की। अब तलबा परेशान है और इसी पर उन्होंने जब सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई तो बहुत सारे हल्के उनके साथ हमें नज़र आए कि जो बच्चे मुतालबा कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक ठीक है। तो एक जानिब बच्चों का ये मुतालबा और दूसरी जानिब तर्जुमान मैट्रिक बोर्ड का ये कहना कि जनाब जितने इंतज़ामात हैं वो बड़े बेहतर किए गए हैं। तो जमजम सईद ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे हम बात करते हैं कि इंतज़ामात कैसे हैं इम्तिहानी मराकिज़ पर। जमजम बताइएगा, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं? आज हम देख रहे हैं कि सिंध भर में मैट्रिक के इम्तिहानात है, फ़िज़िकल ये एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। इंतज़ामात ज़रा मुझे बताइएगा कि कैसे हैं? जी बिल्कुल, कराची समेत सूबे भर में आज 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। इस वक्त मैं मैट्रिक बोर्ड ऑफिस में मौजूद हूँ और ये भी बता दूँ कि आज 10वीं जमात का पर्चा है जो कि 2 शिफ्टों में जो है ये होगा। एक तो 9:30 बजे शुरू होगा और 11:30 बजे तक होगा, और दूसरा जो है वो 2:30 बजे शुरू होकर 4:30 बजे तक होगा। 1 साल का बीच में गया था कोविड की वजह से। अब से कुछ देर कबल जब हम बोर्ड ऑफिस पहुँचे तो जितने भी इम्तिहानात का जितना भी सामान था उसकी तरसील का काम शुरू हो चुका था। पर्चे जो है वो बोर्ड ऑफिस से इम्तिहानी मराकज़ जो है वो पहुंचा दिए गए हैं और उन पर्चों का जो बॉक्स था उसमें जो है मास्क के डब्बे और थर्मोमीटर भी जो है वो शामिल किए गए हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट आता है तो SOP का जो है वो ख़ास ख्याल रखा जाए, मास्क लगा कर आए, साथ ही उनका टेम्परेचर भी बाकायदा चेक किया जाएगा। मैं आपको ये बता दूं कि 1 बरस के बाद जो है वो मैट्रिक बोर्ड के तहत ये इम्तिहानात हो रहे हैं और इम्तिहानी मराकज़ में 185 सरकारी जबकि 253 निजी स्कूल शामिल हैं और मजमूई तौर पर 3,38,239 तलबा और तालबात साइंस और जर्नल ग्रुप में और रेगुलर और प्राइवेट इम्तिहानात में जो है वो इस मरतबा शिरकत करेंगे। जी क्या जमजम, बेहद शुक्रिया आपका। अच्छा, जमजम जब बता रही थी ना कि क्वेश्चन पेपर्स पहुंच गए तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अक्सर बात करते हैं कि जनाब वोटिंग का अमल शुरू हो गया है या वोट देना है जनाब, तो इस तरह कहते हैं कि बैलेट बॉक्स पहुंच गया। और जिन बच्चों ने पूरे साल नहीं पढ़ा वो बेचारे परेशान हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान की, जहाँ अमरीकी फ़ौज के इनखला के साथ ही तालिबान और अफ़गान फोर्सेज में लड़ाई शिद्दत इख्तियार करने लगी है। तालिबान ने मज़ीद 13 अजला पर कब्ज़ा कर लिया है, जिसके बाद ज़ेरे कंट्रोल अजला की तादाद जो है वो 110 तक जा पहुंची है। अफगान फोर्सेस के एहलकार भी तालिबान को ज्वाइन करने लगे हैं। कंधार की अगर मैं बात करूं तो वहां पर गवर्नर के कंपाउंड में धमाका भी हुआ है जिसमें गवर्नर का सेक्रेटरी और मुहाफिज जान से गए हैं। काबुल कंधार हाईवे पर धमाके में भी 5 हलाकतें हुई हैं। तो जनाब ये अफगानिस्तान की सूरत है। लेकिन जब हम बात करते हैं अफगान अमन की तो यकीन करें कि बार बार हमें यही सुनने को मिलता है कि अफगानिस्तान का जो अमन है वो पाकिस्तान के अमन से जुड़ा है।
अगर गुज़श्ता रोज़ की मैं बात करूं कि हमने देखा था कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जब बताया गया कि लाहौर जो धमाका है उसके ताने बाने भारत से मिलते हैं, जिसके लिए अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल किया गया, तो पाकिस्तान बारहा इस चीज़ पर आवाज़ भी उठा चुका है, डोजियर भी पेश कर चुका है, आलमी बरादरी को जगा भी चुका है जनाब के इन मामलात पर पाकिस्तान जो आवाज़ उठाता है वो आवाज़ मेरे नज़दीक अब शायद उस आवाज़ को कोई मौसर तरीका होना चाहिए, कोई अमली इकदाम होना चाहिए, क्योंकि बस बहुत हो गया है। हमने अफ़गानियों को अपनी सरजमीन दी रहने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि अफ़गान मुहाजिरीन की एक अच्छे तरीके से वापसी होनी चाहिए। और शायद कल इसी पर गुफ्तगू भी की गई थी, जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मोईद यूसुफ साहब ने जब बयान दिया, जब वो बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि जो लाहौर धमाके में मुलव्विस अफराद है, किस तरह से भारत इसमें मुलव्विस पाया गया है, भारतीय एजेंसी रॉ इसमें मुलव्विस पाई गई है। आपको याद होगा ये कोई पहली बार नहीं है। अगर हम कुलभूषण यादव को याद कर लें तो कुलभूषण यादव का भी यही मामला था, और ये जो मामला थे, इन मामलात पर हम बारहा गुफ्तगू भी कर चुके हैं, और जो हमारे एनालिस्ट हैं वो बार बार कह चुके हैं कि भारत से अब दो टोक बात करने का वक्त आ गया है। जौहर टाउन धमाके में भारत मुलव्विस निकला है, जो मैं जैसा कि पहले भी कह चुकी हूँ कि दहशतगर्दी के जो ताने बाने हैं वो भारत से जुड़े हैं। मरकजी मुलजिम का ताल्लुक भारतीय एजेंसी रॉ से बताया गया है। मुशीन बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने भारतीय साजिशों का कच्चा चट्टा कल खोल कर मीडिया के सामने रखा। कहा दहशतगर्दों के नाम और जिनकी तमाम तफसीलात वो अब सामने आई हैं। रॉ ने तीसरे मुल्क के जरिए भारत से फंडिंग की, और मोईद यूसुफ ने यह भी बताया कि ईद गुल, जिसके बारे में बहुत बात करी थी कि मेन ये मरकजी मुलजिम, इनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है, और वक्त आ गया है कि अफ़गान मुहाजिरीन की बाइज़्ज़त वापसी को मुमकिन बनाया जाए। इसी पर मैंने शुरू में इसलिए बात की क्योंकि जब भी हम बात करते हैं, लाहौर धमाके की बात हो जाए या फिर हम किसी भी तरह की दहशतगर्दी की बात कर लें, तो यकीन करें हम जब तहकीकात पे पहुंचते हैं तो जनाब हम ये सोचते हैं कि शायद इस दफ़ा अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल ना किया गया हो। जब हम बात करते हैं इस हवाले से कि अफ़गान हमारे लिए बहुत प्यारे हैं क्योंकि हमने उन्हें अपनी सरजमीन दी है रहने के लिए बतौर मुहाजिरीन, लेकिन इस तरह के वाक़यात फिर यकीनन सिक्योरिटी रिस्क को बढ़ा देते हैं, और फिर अपनों के लिए ये कदम उठाया जाता है कि हम अफ़गान मुहाजिरीन की बाइज़्ज़त वापसी को यकीनी बनाएं। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि जब अफ़गानिस्तान से तालिबान की वापसी हो रही थी तो ये बयान दिया गया कि बाड़ लगाने का काम मुकम्मल हो गया है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी हिफाजत है। हमसाए मुल्क के हुकूक अपनी जगह, लेकिन जब अपनी कौम की बात आती है ना, जब अपनी कौम की बात आती है तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, उन्हें खुशामदीद कहूँगी, उनसे बात करना चाहूँगी। शाह साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। कल हमने देखा मोईद यूसुफ साहब जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जौहर टाउन धमाके के जो ये ताने बाने हैं ये भारत से हमें मिलते हुए नज़र आए। अब दुनिया के आगे मज़ीद पेश करना क्या रह गया है, क्योंकि हम बड़े वाज़े अंदाज में बहुत खुल के दुनिया के सामने भारत का जो दहशतगर्दाना रवैया है वो हम रख चुके हैं। आपकी नज़र में पीछे कौन कौन से इक़दाम रह जाते हैं? देखिए, हमारा फ़र्ज़ था कि हम जो वाक़यात हक़ाइक़ सामने आए हैं उनको पाकिस्तानी कौम को भी आगाह करें और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी आगाह करें। हमारे पास जो कॉन्क्रीट एविडेंस है वो बड़ा वाज़ेह है, और ताने बाने जहां जुड़ते हैं वो बड़ा वाज़ेह हो चुका है। दुनिया आज दहशतगर्दी के खिलाफ सफ आ रहा है। दुनिया आज ये चाह रही है कि हम टेररिज्म की फाइनेंसिंग की बेखनी करें। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये फैक्टर के ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, और दुनिया का ये एक मुसम्मम इरादा भी है। सवाल ये है कि हमारे पड़ोस में हमने निशानदेही की है कि एक मुल्क है जो टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, जिसके ताने बाने दहशतगर्दी की पुष्पनाही से जा जुड़ते हैं। अब देखना ये है कि दुनिया इसका नोटिस लेती है या नहीं लेती। हमने नवंबर में भी पॉइंट आउट किया था, शवाहिद दिए थे, डॉसियर पेश किया था, सर्कुलेट किया था। P5 के जो यहाँ एम्बेसडर्स हैं इस्लामाबाद में, उनको ब्रीफ किया था। अहम ममालिक के जो यहाँ
सफीर हैं उनको दफ्तर खारजा में मुद्दू करके उनके सामने सब शवाहिद रखे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को अपने परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के जरिए पेश किए, लेकिन दुनिया ने उस पर वो तवज्जो न दी। और एक और वाकया रूनुमा होता है जिसमें जौहर टाउन का वाकया आपके सामने है और वजाहत सामने आ चुकी है। अब पाकिस्तान तवक्को कर रहा है कि दुनिया इसका नोटिस लेगी और कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। शाह साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कल जब गुफ्तगू हो रही थी तो ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के 3 बड़े शहर जिन्हें हदफ बनाने का सोचा गया, कराची और पेशावर को भी अगर हम इंक्लूड कर लें, ये बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी हो सकती थी। हमारी फोर्सेस का शुक्रिया जो कि इतने अच्छे तरीके से इकदाम और काम करती है, लेकिन आपकी नज़र में अब अमली इकदाम यकीनन पाकिस्तान को उठाना चाहिए, क्योंकि जिससे अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है और हम हमेशा अफगानिस्तान में अमन की बात करते हैं। देखिए, हम तो जो अमली इक़दाम उठा सकते हैं हम उठा रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमने बॉर्डर को फेंस किया है, हम बेटर रेगुलेशन ला रहे हैं, हम बॉर्डर मूवमेंट को चेक कर रहे हैं, हमने अपने जो कबायली इलाके थे उनको हमने दहशतगर्दों से साफ किया है। ठीक है, हमने वहाँ डेवलपमेंट एक्टिविटी का आगाज किया है, हमने कानून साजी की है टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल करने के लिए, हमने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात उठाए हैं। ये सब कुछ हमने किया है। इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि हमारे साथ ताउन किया जाए। बहुत से अफगान रेफ्यूजीज हैं जो हम चाहते हैं, हमने उनकी मेज़बानी की है, खुले दिल से की है। हम चाहते हैं कि बाइज्जत तरीके से वो अपने घरों को लौटें। उस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमारी मदद करनी चाहिए। एक टाइम बाउंड और वेल रिसोर्स्ड एक प्लान बनना चाहिए, वो पीस प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए ताकि ये बाइज्जत तरीके से अपने घरों को लौट सके। जब तक लाखों अफगान शहरी हमारे मुल्क में रह रहे होंगे और 20 से 25 हजार रोजाना की आमदोरफ्त होगी, तो इसके अंदर दहशतगर्दों का स्लिप इन कर जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर हमने इसको कंट्रोल करना है, अपने शहरों को महफूज करना है, अपने शहरियों को महफूज करना है, तो हमें इसके बारे में संजीदगी से सोचना होगा। ठीक। अच्छा शाह साहब, जब हम भारतीय रवैये की बात करते हैं तो हम तो हमेशा उन्हें अमन की दावत देते हैं। हम हमेशा ही कहते हैं कि आए हमारे साथ बैठें, टेबल टॉक करें हमारे साथ। जब हमने देखा कि भारत में कोविड की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी तो पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा पेशकश की गई, लेकिन भारत का जवाब जो था वो इस तरह की सूरत में हमें मिलता है। ये मोदी सरकार की जो छोटी सी सोच है, ये आगे जब इलेक्शन भी मोदी सरकार फेस करेगी तो हम क्या सोचें कि मज़ीद पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचाने, क्योंकि ये हमेशा होता है कि जब भी भारत में इलेक्शंस होते हैं तो मोदी सरकार इस चीज़ का सहारा लेती है। या तो उड़ी हमले जैसा कोई वाक़या आ जाता है, जैसे अभी हमने देखा कि कश्मीर में जो एयरफोर्स थी, जो एयर बेस थी, उस पर जैसे हमला हुआ, वो भी एक ड्रामा था, उसका भी सारा मलबा पाकिस्तान पर डाला गया। आगे मज़ीद हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि मज़ीद भारत जो है क्या घिनौने काम कर सकता है? देखिए, जब भारत की कोविड की सिचुएशन जैसे आपने निशानदेही की, जब वो बिगड़ रही थी तो हमने क्या किया, हमने असिस्टेंस ऑफर की। ये और बात है, उन्होंने कबूल नहीं की। हमने नेक नियति से, जानते हुए कि मासूम लोग मुतासिर हो रहे हैं, हमने अपनी असिस्टेंस ऑफर की। हमारा पड़ोसी है और हम चाहते थे कि वहाँ वबा न फैले, क्योंकि जब वो मुतासिर होते हैं तो हम भी मुतासिर होते हैं और पूरा खित्ता मुतासिर हो सकता है। इसी तरह हमने कहा कि मसाइल को हल करने के लिए गुफ्तो शुनीद का रास्ता बेहतरीन रास्ता है, लेकिन उसके जवाब में आपने देखा कि जौहर टाउन हो गया। अब ये मनफी सोच है। इस मनफी सोच से जब तक हम बाहर नहीं आएंगे ये खित्ता तरक्की नहीं कर पाएगा। दुनिया हमसे तवक्को करती है बजा तौर पे कि हम रीजनल कनेक्टिविटी को फरोग दें,
जो कि हम देना चाहते हैं, क्योंकि उससे हम समझते हैं हमारे मुल्क में सरमायाकारी होगी, हमारे रीजन में सरमायाकारी होगी, तरक्की होगी, खुशहाली आएगी, लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। लेकिन अगर इस किस्म के वाकयात रूनुमा होते रहे तो वो उस सोच के बरअक्स है। अफगानिस्तान में अगर अमन को बर्बाद किया जाता रहेगा और वो इस नजरिए से वहाँ के अमन को बर्बाद करेंगे कि पाकिस्तान एक टू फ्रंट सिचुएशन में घिरा रहे, तो ये दुनिया के जो मकासद हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके मनाफी है। दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। शाह साहब, लास्ट में एक छोटा सा कमेंट कर दें, जैसे आपने बात की थी कि हमने टेरर फाइनेंसिंग पर, हमने जो है मनी लॉन्ड्रिंग पर बहुत ज़्यादा काम किया, तो क्या यहाँ पर ये सवाल नहीं बनता कि टेरर फाइनेंसिंग पर FATF की भी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो भारत से सवाल करे, भारत को कटहरे में लाए, क्योंकि हम बड़े वाज़ेह सबूत दुनिया के सामने बारहा रख चुके हैं। बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। मैंने ये कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो मेरे बीपर्स थे, मैंने ये नुक्ता उठाया था और मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। बिल्कुल दुनिया को उनको कटहरे में लाना चाहिए, उनसे सवाल जवाब होने चाहिए। ठीक है, शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू के लिए आपने वक्त ताकि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मोहिद यूसुफ साहब उस पर तफसीली हमने बात की। आगे बढ़ते हैं जनाब, ज़रा बड़ी ईद की बड़ी बातें कर लेते हैं और बड़े जो है वो SOPs भी सामने आ गए हैं। सुनने में बड़े हैं लेकिन अमल करने में बहुत ज़्यादा छोटे हैं। NCOC ने ईद कुर्बा पर मवेशी मंडियों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। ये आपकी बेहतरी के लिए है जनाब। मंडियां शहर से बाहर लगाने की हिदायत की गई हैं। ईद कुर्बा पर वायरस का फैलाव रोकना ही मसला नहीं है, बल्कि मवेशी ख़रीदने, उनकी सेहत का ख्याल रखने, व्यापारियों की नौसरबाजी से बचने की कोशिश भी आवाम को परेशान किए रखती है। इस बार नया दिन में आ रहे हैं मंडी गिरोह, जो तमाम मसाइल का हल बताएंगे। पहले आपको जरा प्रोमो दिखाते हैं। मंडी बड़ा, घर लाते ही छोटा, ये मेरे जानवर को क्या हो गया? खल भूसी कुट्टी, जानवर को क्या खिलाऊं? मोटा कैसे बनाऊं? 2, 4, 6 दांत का चक्कर मंडी लवर्स को लुटने से बचाएंगे, हर रात से पर्दा उठाएंगे। अच्छा, ये वैसे मंडी गुरु है, ये मेरे मुंह से गलत निकला था। तो जनाब ये हमें बताएंगे वो तमाम तर मामलात कि किस तरह से हमने अपने जानवर को रखना है, क्योंकि हमें पता है कि सुन्नत इब्राहिमी है, जानवर को बड़े प्यार से उसका बहुत ख्याल रखना है। आपको याद होगा कि हमने इस पर तफसीलन बात भी की थी कि इनको अजियत नहीं पहुँचानी, इनको तंग नहीं करना, नाम नहीं रखने और कोई भी जो है नौसरबाजी नहीं करनी। इस पे आगे चल के हम तफसीलन बात करेंगे। भी आगे बढ़ते हुए खलीजी ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों की बात कर लेते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने खलीजी ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों को लाने के लिए 18 फ़्लाइट्स चलाने का ऐलान किया है। आज UAE से फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू होगा। 4 दिन में 6132 पाकिस्तानी दुबई, शारजाह, दोहा और बहरीन से वतन वापस पहुँचेंगे, जो कि लंबे अरसे से फंसे हुए थे। अब उनके घर वालों का इंतज़ार भी ख़त्म हो गया है और इंतज़ार एक और चीज़ का भी था, वज़ीर आज़म के गवादर के दौरे का, क्योंकि यहाँ पर अहम ऐलानात होने वाले थे। तो एक रोज़ा दौरे पर आज खान साहब गवादर जाएंगे। वज़ीर आज़म को तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वैसे हमारा जो गवादर है, जब हम देखते हैं घर पे बैठ के या हम इसकी तस्वीरें देखते हैं तो दिल ललचाता है कि यहाँ की सैर को जाएं, क्योंकि माशाल्लाह इतना खूबसूरत और इतनी प्यारी जगह है कि जब भी हम गवादर की बात करते हैं और वहाँ के तरक्याती कामों की बात करते हैं तो मेरे नज़दीक जो है इसका ज़्यादातर क्रेडिट पीछे गवर्नमेंट को जाता है, क्योंकि इस गवर्नमेंट में जितना गवादर में काम हुआ है वो मैंने शायद किसी और गवर्नमेंट में नहीं देखा। आगे बढ़ते हैं, हम ज़रा अपने शहदा को याद करते हैं, अपने हीरोज़ को याद करते हैं, जिनकी वजह से हमारी तारीख़ जो है हमेशा से रोशन रही है। हमारी तारीख़ के जो पन्ने हैं हमेशा से ये बताते हुए नज़र आए हैं, ये दास्तानें रकम करते हुए नज़र आए हैं कि हमारे जवान बहादुर हमेशा कौम की हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। ये हमारे बहादुर जवानों के कुर्बानियों का ही नतीजा है कि आज हम एक आज़ाद और पुरअमन मुल्क में
सांस ले रहे हैं। ये उनकी कुर्बानियों का नतीजा है कि आज जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो हमें महसूस होता है कि आज़ादी क्या है। कारगिल में भारत को नाको चने चबवाने वाले पाकिस्तान के शेर दिल जवान कैप्टन कर्नल शेर खान, जिनकी दिलेरी का एतराफ़ खुद दुश्मन करते हैं, जब दुश्मन की तरफ वो देखते थे तो दुश्मन पर उनकी धाक बैठ जाती थी। पूरी कौम आज अजीम शहीद का 22वां यौम शहादत मना रही है। जुर्रत और शुजाअत की लाजवाल दास्तान रकम करने वाले शहीद को कौम और पाक फौज का सलाम। डीजी ISPR का ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने लिखा कि कारगिल जंग के हीरो ने अपने खून से तारीख रकम की, हमें शहीद पर फ़ख्र है। जब भी हम अपने हीरोज़ को याद करते हैं, अपने शहदा को याद करते हैं, तो यकीन करें एक दिल में बड़ा इत्मीनान सा महसूस होता है कि हमारे पास ऐसे ऐसे हीरोज़ गुजरे हैं और आने वाले वक्त में ऐसे ऐसे हीरोज़ हमारे पास मौजूद हैं जिनकी मौजूदगी में हम बड़ा सुख और बड़े चैन से सो पाते हैं। तो जनाब, इस तरह के हीरोज़ को हमारा सलाम। आगे बढ़ जाते हैं और कभी कभी होता ये है कि छोटी सी जो गलती होती है ना, वो बड़ी बड़ी कोताहियों का सबब बन जाती है, बड़ी बड़े नुकसानात का सबब बन जाती है। और ये छोटी सी गलती जो है, इसकी वजह से कभी कभार दूसरों की तकदीर बदल जाती है। हम सोचते भी नहीं हैं कि हमारा एक छोटा सा गलत कदम, हमारी एक छोटी सी गलती किस तरह से दूसरों की ज़िंदगियों को बदलेगी। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी बात की जाए, जो भी कदम उठाया जाए, वो बहुत सोच समझ कर उठाया जाए। हम जब छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप हमें समझाते हैं कि जब भी बोलो नाप तोल के बोलो, जब भी कोई कदम उठाओ 10 दफ़ा सोच लो, किसी से मशवरा कर लो, दिल से पूछ लो, दिमाग को इस्तेमाल कर लो। अब जो रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो एक ऐसी डॉक्टर की कहानी है, एक ऐसी डॉक्टर की कहानी बयान करती वो रिपोर्ट है जो अपने करियर के उरूज पर थी, जब कराची की सड़कों पर एक रात उनकी ज़िंदगी में हमने देखा कि सब कुछ बदल गया। और ये सब कुछ महज एक लम्हे में हुआ। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसने और ये सब कुछ क्यों किया, ये बहुत सारे सवालात अब आपके जहन में उठे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक डॉक्टर जो कि अपने करियर के उरूज पर होता है, जहाँ से वो देखता है नीचे हर चीज़ को और अपने आप को बुलंदी पर पाता है, ऐसा क्या हुआ कि वो एकदम से नीचे आ गया, उसकी तकदीर बदल गई, ज़िंदगी बदल गई। रेहान अहमद की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, उसमें ये तमाम जवाबात आपको मिलेंगे। होठों पर मुस्कुराहट, आंखों में कुछ करने का जज्बा और सफर आगे और सिर्फ आगे को ही रवां दवां। ये हैं डॉक्टर ज़ेब ताज, जिनकी परवाज़ आसमानों पर थी, मगर सिंध पुलिस के चंद जवानों की गैर जिम्मेदारी ने उन्हें आन ही आन में ज़मीन पर ला गिराया। मेरा नाम डॉक्टर ज़ेब ताज है। बाय बर्थ जो है वो डिसेबल नहीं हूँ, माजूर नहीं हूँ, नॉर्मल गर्ल थी। MBBS के बाद मेरी बहुत ही लविश किस्म की शादी हुई थी। शादी के 2 महीने बाद का वाक़या है। मैं अपने देवर के साथ और अपनी सास के साथ हाइपर स्टार से ग्रोसरी शॉपिंग करके वापस हम लोग लौट रहे थे। गार्डन चौरंगी से गुजर रहे थे और अचानक ही जो लिंक रोड से एक पुलिस मोबाइल को, जिसमें 6 पुलिस वाले बैठे थे, मेरे हिसाब से पुलिस वालों को मेन रोड पे आना था। हम अपनी साइड पे जा रहे थे, लेकिन उनको क्योंकि जल्दी थी तो उन्होंने रोका नहीं, ब्रेक नहीं दिया और हमारे एकदम आगे आके खड़े हुए, जिसमें उनको जगह नहीं मिली जब जाने की, तो वो लोग रुक गए और उसमें से एक पुलिस वाले ने अब्यूज़ किया, गाली दी, जिसके रिप्लाई में मेरे जो देवर थे उन्होंने भी एक छोटा सा अब्यूज़ किया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि पुलिस वालों को गुस्सा आ गया। उन्होंने एकदम 6 के 6 बंदे गाड़ी से उतरे। एक ने मेरे देवर को गाड़ी से बाहर खींचा और उसको सर पे जो उसके पास पिस्टल थी, जो उसके पास गन थी, वो लगाना शुरू कर दी। दूसरे ने उतर के चीखना शुरू कर दिया। चौथे ने उतर के जो है गाड़ी की डिग्गी पे फायर किया। जो कि मैं अंदर बैठी हुई थी, मुझे कमर में लगा था और मेरी राइट वाली लेग से एग्जिट हुई। तकरीबन 1 साल तक मैं हॉस्पिटलाइज रही थी। इन्फेक्शन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, कमर की हड्डी टूट गई, स्पाइनल फिक्सेशन हुई। उसके बाद फिर आपकी जहाँ पे गन शॉट इंजरी हुई थी, उसके नीचे वाला पोर्शन ऑब्वियसली परमानेंट डिसेबिलिटी में आ गया था। क्योंकि डिसेबिलिटी परमानेंट थी तो मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने कहा कि वो माजूरी के साथ नहीं चल सकते हैं, इसीलिए उन्होंने सेपरेशन अख्तियार कर दिया।
डिप्रेशन में चली गई थी और मैंने अपने आप को घर में बंद कर दिया था। तकरीबन 7 साल तक मेरा यही रहा है कि मुझे घर से निकलने में डर लगता था, मुझे कोई पुलिस वाला दिख जाए मुझे उससे डर लगता था। हमने उनके ख़िलाफ़ जो है वो केस दाखिल करवाया था। द सेम डे ऑन द सेम नाइट वो लोग पकड़े गए थे और उनकी जो जॉब है उनसे सस्पेंड हुए थे। अपनी जो उनकी जो पनिशमेंट है, अपनी जो उनकी कैद थी वो उन्होंने ने काट के। इस वाक़े के बाद डॉक्टर ज़ेब ने नए जज्बे के साथ अपनी हिम्मत जमा की और ख़ुद को स्पेशल अफराद के एक मरकज़ के लिए वक्फ कर दिया, जहां वो स्पेशल अफराद की मदद और उन्हें तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए काम कर रही हैं। डॉक्टर ज़ेब का कहना है कि पुलिस का काम इंतहाई जिम्मेदारी का तकाजा करता है, लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि पेशेवराना तरबियत और एहतियात का दामन किसी सूरत हाथ से न छूटे। मैं समझती हूँ कि अगर किसी को हमने एज अ पुलिस अपने पाकिस्तान की अपॉइंट किया है या रखा है तो मैं चाहती हूँ कि उनको इतना अवेयरनेस हो कि उनको ये जो भी उनको वेपन मिला है उनको कब यूज़ करना है। रास्ते में जगह ही नहीं मिली और किसी ने आपको एक इतने झटके में आपने एक गन का ऐसे इस्तेमाल कर दिया, मुझे अभी समझ में नहीं आता। डॉक्टर माशरे का एक इंतहाई कारामद फर्द होता है जिसकी तालीम पर लाखों रुपए सर्फ होते हैं। इसका यूं किसी गैर जिम्मेदार पुलिस अफसर की लापरवाही का शिकार होना हमारी पुलिस की तरबियत पर एक सवालिया निशान है। पुलिस का काम है हमारी खिदमत और हिफाजत, लेकिन जिस दिन पुलिस ये बात भूल जाती है तो एक काबिल डॉक्टर को भी इस हाल तक पहुंचा सकती है। इस वाक़े में पुलिस के बड़ों के लिए सोचने और करने के लिए बहुत कुछ है। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। तो रेहान अहमद की रिपोर्ट देखने के बाद हम सबके जहन में ये सवाल उठता होगा कि पेशा वराना तरबियत कितनी ज़रूरी है। और जब कौम के मुहाफ़िज़ों की बात हो जाए, स्पेशली जब हम पुलिस की बात करते हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं, रात गए सड़कों पर होते हैं, पुलिस मोबाइल्स हमें नज़र आती है जिन्हें देख के एक तसल्ली सी महसूस होती है। लेकिन अब सवाल उठने शुरू हो जाते हैं जहनों में कि आया कि क्या इनकी तरबियत पेशा वराना है या फिर बहसो मुबाहिसे तक बात नहीं रहती और गोली चल जाती है। कोई पहला वाक़या नहीं है, इस्लामाबाद के बहुत सारे वाक़यात हमारे सामने। आगे बढ़ते हैं जनाब, ज़रा हुकूमत पाकिस्तान की चाहत की बात करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान तो बहुत कुछ चाहती है, अवाम को रिलीफ मिले, महंगाई ख़त्म हो, अवाम को तमाम तर सहूलियात उनके दरवाजे पे मिले। एक और चाहत है कि गाड़ियों को इलेक्ट्रॉनिक किया जाए, बिजली पर गाड़ियाँ चलें जो ना सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का बायस बने बल्कि दुनिया भर में इन्हें माहौल दोस्त भी तस्वुर किया जाता है कि हम इस तरह से फ़ज़ाई आलूदगी से बच सकते हैं। ऐसे में हरीपुर के मकैनिक ने बिजली से चलने वाली मोटरसाइकिल और रिक्शा चलाने का कारनामा सर अंजाम दिया है। इस तख्लीक के पीछे कितनी सख्त मेहनत है और इस तख्लीक के पीछे क्या आइडिया है, इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। अब्दुल रशीद साहब ने मुझे ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। अब्दुल रशीद साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, गुड मॉर्निंग। कहिएगा, आपने डिग्री कहाँ से हासिल की और सबसे पहले तो वही बात कि आइडिया आया कहाँ से कि इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल और रिक्शा बनाया जाए और आवाम को ये आइडिया दिया जाए कि मोटरसाइकिल और रिक्शा भी इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि इस मुकाम तक मैं पहुँचा। इसके बाद सर, डिग्री की बात आपने की, पढ़े लिखे की बात की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं FA क्लियर हूँ। अच्छा। तो नित नए एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। आने वाला जो दौर है वो इलेक्ट्रिक का दौर है, हर चीज़ इलेक्ट्रिक पे तब्दील हो गई है। तो हमारी हुकूमत की पॉलिसी भी ये है कि ग्रीन पाकिस्तान हो। तो जो चीज़ें मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल तैयार की वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है आलूदगी माहौल दोस्त हैं, आलूदगी से पाक हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेरिमेंट करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले भी काफ़ी मैकेनिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं पेशे से मैकेनिक हूँ। तो एक्सपेरिमेंट करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मैंने व्हीकल तैयार कर लिए। तो आज साइकिल, रिक्शा और मोटरसाइकिल मैंने तैयार किया जो इलेक्ट्रिक पे बैटरियों पे चलता है। ज़बरदस्त। और कितना टाइम लगा इस तमाम तर काम में? जी, टाइम की बात है सर, सबसे पहले मैंने इसकी थ्योरी कंप्लीट की। अच्छा। जो 11 से 12 मंथ मेरे लगे थ्योरी कंप्लीट करने के बाद मैं प्रैक्टिकल पे आया। तो प्रैक्टिकल पे भी तो थ्योरी पे कम से कम मेरा 1.5 से 2 साल का अरसा लगा।
जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंने तैयार किया। साइकिल से स्टार्ट लिया, फिर रिक्शे पे आया, अब इंशाल्लाह गाड़ियों पे प्रोग्राम है। और अब्दुल रशीद साहब, ये जो आपने तजुर्बात किए हैं, ये जो आपने मोटरसाइकिल रिक्शा बनाई इलेक्ट्रिक, तो इसमें किसी ने आपकी मदद की, कोई आपके साथ था या तने तनहा ये सब कुछ आपने किया है? जी सर, थ्योरी मैंने तैयार की सबसे पहले, दिन रात मेहनत करके। उसके बाद प्रैक्टिकल पे आया। ज़ाहिर बात है प्रैक्टिकल पे अकेला बंदा जो है ना काफ़ी होता है। तो मेरी वर्कशॉप है, वर्कशॉप के जो मेरे स्टूडेंट हैं, मेरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, उसने मेरा काफ़ी साथ दिया। दिन को हम वर्कशॉप पे काम करते थे, रात को टाइम निकाल के हम जो है कि ई व्हीकल का काम करते थे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का। तो कभी कभी हम सुबह भी हो जाती थी रात गुजर के। तो काफ़ी मेहनत के बाद हमें ये सिला मिला और हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम ने मिल के तैयार किए। अच्छा, मुझे ये समझाएं कि बिजली पर चलने वाली मोटरसाइकिल और रिक्शा पेट्रोल या सीएनजी पर चलने वाले मोटरसाइकिल और रिक्शे से कितने सस्ते हैं? जी सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल तैयार करने का मकसद यही था कि मैंने सोचा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल तैयार करें, इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे मैंने काम स्टार्ट किया। तो इलेक्ट्रिक पे जो है कि जो फ्यूल सीएनजी वाला रिक्शा, पेट्रोल वाला रिक्शा या गाड़ी जो 500 का फ्यूल जहाँ पे खाती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है कि चार्जिंग में 35 से 40 रुपए की बिजली सर्व करते हैं। तो रह गई बात कि मेंटेनेंस भी इसमें जो है ना कि वो कम होती है। तो गरीब दोस्त हैं ये इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो मैंने ऐसी कोशिश की कि आम लोगों तक इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की रसाई हो और कम पैसों में तैयार हो कि आम लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इसमें ना शोर है, ना शराबा है, ना कोई सल्फ है इसमें। जस्ट आप जो है कि स्विच ऑन करें और जैसे स्टेटर दें और ऑटोमेटिक मैंने बना दिया सारा निज़ाम ये वाला। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले दौर में मज़ीद इंशाल्लाह इम्प्रूव करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आगे चल के और इन पे इम्प्रूव होगी। अच्छा, ये आपने शोर की बात की ना, वैसे ये जो मोटरसाइकिल होती है उनके शोर से वैसी बड़ी उलझन सी हो जाती है लेकिन दिमाग को लगती है। तो ज़रा नाजरीन के आसानी के लिए बताएं कि इस मोटरसाइकिल रिक्शे को कितने देर में हम चार्ज कर सकते हैं, कितने घंटे लगते हैं? साइकिल्स पे आ जाएं सबसे पहले। साइकिल जो है ये 20 से 25 किलोमीटर चलता है। तो 2 से 2.5 घंटे जो है एक चार्ज में टाइम लगता है चार्जिंग करने में। तो ये हाइब्रिड साइकिल है। इसको आप पैडल से भी चला सकते हैं और इलेक्ट्रिक से, एक्सीलेटर से, थ्रॉटल से भी इसको चला सकते हैं। तो मैक्सिमम इसकी जो स्पीड है वो 25 से 30 किलोमीटर है। तो आगे बाइक पे चले जाएं, मोटरसाइकिल पे, वो भी हाइब्रिड है। हाइब्रिड से मुराद है कि पेट्रोल पे भी चलता है, अगर चलाना चाहें तो बैटरियों पे भी चलता है। तो बैटरियाँ जो है वो 3 से 4 घंटे में फुल चार्ज होती हैं। तो ये 40 से 45 किलोमीटर तक तकरीबन ये सफ़र कर सकता है, 40 से 45 किलोमीटर तक जा सकता है। अच्छा। तो आगे चले जाएं, रिक्शा है, ये फुल इलेक्ट्रिक है। रिक्शा जो है फुल इलेक्ट्रिक है। इसमें जो है सोलर सिस्टम दिया हुआ है, साथ में इमरजेंसी चार्जिंग सिस्टम दिया हुआ है और ये 6 से 7 घंटे में 220 वोल्ट से भी चार्ज होता है। चार्जिंग करें तो जस्ट आप सोलर सिस्टम काम नहीं करे जब, तो आगे चले जाएं आप, बैटरियां भी डेड हो जाएं इसकी, तो बिजली भी अवेलेबल ना हो, तो इसमें इमरजेंसी चार्जिंग सिस्टम मैंने दिया हुआ है, जो आप इमरजेंसी में उसको चार्जिंग करके बैटरियों को तो आगे सफ़र तय कर सकते हैं आप। ठीक है, चले ये तो वक्त की बात होगी ना। अब ज़रा लागत की अगर बात कर लें, मोटरसाइकिल रिक्शे की स्पीड और इस पर आने वाली लागत जो है वो मैक्सिमम कितनी होती है? साइकिल जो है जी उसकी एवरेज साइकिल है, तो इससे 22 से 25 हज़ार रुपये इसकी लागत आती है विद आउट साइकिल। अच्छा। तो अगर साइकिल साथ में हो तो फिर 38,000 से 40,000 रुपये आता है। तो इसकी मैक्सिमम स्पीड है 25 से 30 किलोमीटर। आगे मोटरसाइकिल पे चले जाएं तो वो हाइब्रिड है, तो वो जो है उसकी स्पीड मैक्सिमम 45 से 50 किलोमीटर है। तो उसकी लागत है 55 से 60 हज़ार रुपये आती है विद आउट मोटरसाइकिल। तो आगे रिक्शे पे चले जाएं, रिक्शा जो है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड है 50 से 55 किलोमीटर स्पीड है इसकी।
और इसकी लागत जो आती है जी वो 1,80,000 से 2 लाख रुपया तक आती है विद आउट रिक्शा। ठीक है अब्दुल रशीद साहब, बेहद शुक्रिया। आपने क्लीन पाकिस्तान की बात की, ग्रीन पाकिस्तान की बात की, तो बहैसियत पाकिस्तानी आप भी अपनी जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। अब ज़रा बात कर लेते हैं अदम बर्दाश्त की। जो दो चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगी ना, आपको पता चल जाएगा कि आज मैं अदम बर्दाश्त पर बात क्यों करना चाह रही हूँ। वीकेंड पर हमने देखा कि दो ऐसे वाक़यात पेश आए जिसने हम सबको हिला के रख दिया कि क्या वाकई ऐसे इंसान बसते हैं दुनिया में, जिससे हमने देखा कि रवैयों में जो तब्दीली आई है, ये मनफी तब्दीली इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब ये फैलती ही चली जा रही है और मुआशरे का वो बुरा हिस्सा बन गई है कि आए रोज़ ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं। पहला वाक़या कराची का है, जिसके हवाले से मैं बात करना चाह रही हूँ। झगड़ा हुआ था दो इंसानों के दरमियान, लेकिन ये इंसान मुझे लगता है सिर्फ नाम के थे, वैसे तो ये अपने काम से जानवर ही मुझे लगे, क्योंकि बदला लिया गया कुर्बानी के जानवर से। लियाकताबाद नंबर 8 में पड़ोसी ने पड़ोसी की गाय पर क्या किया, तेजाब फेंक दिया। अब आप सोचें कि एक वो शख्स जिसकी जुबान होती है, जो बोल सकता है, वो कितना तड़पता है। और ये बेचारी गाय जो कि कुर्बानी की गाय थी, जो कि बहुत ज़्यादा मोतबर थी, उस पर जब तेजाब फेंका गया तो वो तड़पती रही। बाद में पड़ोसियों के दरमियान तो सुलह हो गई, लेकिन उस गाय की जान चली गई। दूसरा वाक़या जो कि पेशावर से रिपोर्ट हुआ, उसमें इंसानियत की तज़लील, और जब मैंने ये वीडियो देखी तो यकीन करें कि दिल बंद सा होता हुआ नज़र आया। ज़मीन का टुकड़ा, जब हम कहते हैं ना कि ज़मीन में ही आपने वापस जाना है, तो उस टुकड़े के लिए ऐसी क्या लड़ाई कि आपका हाथ उठा अपनी बहन पर और अपनी माँ पर, माँ और बहन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। बहन को हथौड़े से और माँ के मुंह पर थप्पड़ बरसाए गए। जब माँ चीखी चिल्लाई कि मत मारो तो धक्के दिए गए बाकायदा माँ को, और बेटों ने इस तरह से सलूक किया कि लग ही नहीं रहा था कि ये उनकी माँ है। वीडियो जिसने भी देखी उसका दिल यकीनन बंद हुआ और अफसोस हुआ कि ये कितने बदनसीब बच्चे हैं। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यहाँ पर बात जो कि सबसे ज़्यादा मेन है वो है इंसानी रवैयों की बात। हम मुआशरती इक़दार की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। हम कहते हैं हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी, हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वाले लोग, जिनकी जो इक़दार है, जिनकी जो वैल्यूज़ है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और उसकी बड़ी कदर की जाती है, उस पर बड़ा अमल किया जाता है। लेकिन ये वाक़या देखने के बाद मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी वैल्यूज़ या हमारी तरबियत, हमारी ग्रूमिंग, हमारा ब्रॉटअप शायद कहीं बहुत पीछे रह गया है और हम इस जालिम मुआशरे का मज़ीद हिस्सा बनते जा रहे हैं। क्योंकि आज ऐसी वीडियोस एक जगह की आई, कल कोई दूसरा भी ऐसा कदम उठा सकता है। इसी पर बात करने के लिए माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोइज़ ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये वो दोनों वाक़या जिसकी वजह से हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई हम इंसानी मुआशरे में रहते हैं, कि इंसान होते हुए, सोच समझ होते हुए हम एक कुर्बानी के जानवर को हदफ़े तनकीद या हदफ़े निशाना बना देते हैं, या हम उसके ऊपर अपना सारा जो है गुस्सा निकाल देते हैं। क्या करते हैं, हम उस पर तेज़ाब फेंक देते हैं। बाद में आपकी तो दोस्ती हो गई, लेकिन वो जानवर जो है वो तो जान से चला गया ना, उसका क्या कसूर है? ये क्या इस चीज़ की निशानदही करता है कि एक तो इंसान के अंदर जो है वो अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है, दूसरी हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ पर शायद अब इंसानियत नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में हमें ये बात समझनी होगी कि दुनिया में जितने भी माशरे मुख्तलिफ ममालिक के, वो माशरे वक्त के साथ साथ बेहतरी की तरफ जाते हैं। तालीम, सेहत, रोजगार, इज्जत नफ्स महफूज, कानून, अदालत बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। पिछले 30 साल में पाकिस्तान में बेहतरी की बजाय नीचे की तरफ आ रहा है, तनज़्ज़ुली है बहुत शदीद, और उसकी बहुत सारी वजूहात है। देखिए, माशरे के अंदर जब आपके पास तालीम बराए नाम हो, जब आपके पास अस्पताल में इलाज लाखों के अंदर हो, जब आपके वहाँ अदालत में 20-20 साल तक इंसाफ ना दे, जब
बच्चों को आपने मोबाइल फोन दे दिए मगर उनको सिखाया नहीं मोबाइल फोन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। यानी आज़ादी तो मिल गई मगर जो डिसिप्लिन, नज़्म और ज़ब्त चाहिए था वो उसकी तरबियत नहीं की गई, तो फिर माशरे का ये हाल होगा। दूसरी चीज़ जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपने कहा ना इस्लामी माशरा, इस्लामी माशरा तो बहुत दूर की बात है, ये इंसानी माशरा भी नहीं है। जहाँ भी जंगल के अंदर कुछ कवानीन और कुछ जवाबित के साथ रहता है, बगैर भूख किए वो किसी पे हमला नहीं करता। और गाय पे आपको शायद याद हो, पिछले साल किसी ने कुर्बानी के जानवर को गोली मार दी थी पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो ये चीजें शो ये करती है कि अदम बर्दाश्त तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे जहालत का राज है। जिस जो मर्जी करे, क्योंकि उसे पता है ना कानून उसे रोकेगा, ना कानून वाले रोकेंगे, ना कोई उसको बोलेगा। जिस माशरे के अंदर टिकटॉक बनाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया जाए, किसी और जान को खतरे में डाल दिया जाए, वहां की सोच की मतलब मनफी सोच की इंतहा आप सोच सकते हैं कि सोच किस किस्म की है। तो इसीलिए जो तरक्की याफ्ता माशरे, वहां नौजवान या लोग सोचते हैं कि आने वाला कल हमारा बेहतर हो। ये बात गौर से सुनिएगा। जी जी। में से अक्सर लोगों ने अपने आज को कुर्बान कर दिया, आज बर्दाश्त कर लिया, सब्र कर लिया, कम खाया, कम इस्तेमाल किया था कि आने वाले कल हमारी औलाद के लिए एक बेहतर माशरा बना सके। हम उलट, हमने अपने आज के लिए अपने कल को तबाह कर दिया। डॉक्टर साहब, मैं यही आपसे सवाल पूछना चाह रही थी कि हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या पैगाम दे रहे हैं कि हदफ़े इंतकाम एक गाय को हमने बना लिया है और एक गाय पे तेज़ाब फेंक दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके दरवाजे के आगे उसने बांधी। वो तो बेज़ुबान जानवर है। ये मामलात बातचीत से भी हल हो सकते थे, ये मामलात तसल्ली के साथ भी हल हो सकते थे। हम इतने ठंडे जहन के क्यों नहीं रहे? हमारे अंदर ये गुस्सा, ये अदम बर्दाश्त, ये जलाल और ये कि बस कुछ ना कुछ करके बदला ले लेना है, ये क्यों चीज पैदा हो गई है और हम आने वाली नस्लों को पैगाम क्या दे रहे हैं? पहली तो चीज है कि इसके बहुत सारे अवामिल है। अब इस पे हम इतनी तफसीली बात नहीं कर सकते। आपका सियासी निजाम, आपने देखा कि आपके सियासतदान जो है पिछले 30-35 साल के अंदर जो कुछ करना चाहे कर गए, उनको कुछ हिसाब किताब नहीं है उनके साथ, कोई इनकी सजा नहीं है, ना उनका पैसा। तो आप सोचते हैं ना, आप टीवी देखते हैं, आप देखते हैं कि एक शख्स ने 5 साल पहले क्या बातें की थी, आज क्या बातें कर रहा है, 10 साल पहले की थी। तो अब आपको ये होता है कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं, और ये एक फ्रस्ट्रेशन भी डेवलप करती है। आपके घर में बिजली नहीं है, आपके पास पीने का साफ पानी नहीं है, आपके पास सड़कें नहीं है, तो अब एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। जब घर जाता है, घर में लड़ाई झगड़ी, बाहर आता है, बाहर एक कंपटीशन है, जॉब्स आपके पास नहीं है, कारोबार में प्रॉब्लम है, तो सारी चीजें कैफियत पैदा करती, जिस कैफियत में इंसान जुनून की कैफियत में आता है, और वहाँ जुनून की कैफियत में फिर अदम बर्दाश्त और सब्र वगैरह चला जाता है, और वो फिर एक जगह पे आके फट जाता है। और वो फिर शायद इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने फ्रस्ट्रेशन का इजहार कैसे करता है। चलिए, ये तो अदम बर्दाश्त होगी। एक दूसरा वाक़या जिसका मैंने जिक्र किया, पेशावर में हमने देखा कि किस तरह से माँ को, बहन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये तो लालच है, या ये शायद बेहिसी है, या फिर हम ये कह दें कि ये फिर शायद एक औरत की, वो चाहे माँ के रूप में है, बेटी के रूप में है, बहन के रूप में, इज्जत ना करने की ठानी हुई कि सिर्फ ज़मीन के मामले पे आप बहन को हेलमेट से मारते हैं, हथौड़ी से मारते हैं, माँ के मुंह पे थप्पड़ मारते हैं। डॉक्टर साहब, ये यकीनन ये वो मामला है जिन पे बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये ना थमते हैं ना रुकते हैं, और वक्ती तौर पे शायद इन्हें सज़ाएं भी हो जाती हैं, ये छुट भी जाते हैं। लेकिन इस तरह के मामला जब होते हैं तो ये फिर मुआशरे का कौन सा हिस्सा ऐसा है जिसकी अक्कासी करते हैं हमें नजर आते हैं? हिर्स और लालच का हिस्सा है। यानी ज़मीन और दौलत और औरत, ये 3 चीज़ें हमने अपने माशरे में देखा है। जब आंखों के ऊपर दौलत की चमक आ जाए या इंसान लालच में आ जाए, तो फिर रिश्ते भुला बैठता है। रिश्ते है ही कहाँ। तो देखिए, वो मौला कायनात का बड़ा खूबसूरत कौल है कि रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। एहसास चला गया रिश्तों में से। खून का रिश्ता जरूर है, ब्लड ग्रुप मैच करेगा या आपकी जेनेटिक मैच करेगी जीन्स, मगर एहसास खत्म हो गया। और बाज़ दफा एहसास का रिश्ता ऐसा होता है कि एक अजनबी दूसरे अजनबी के लिए जान दे देता है। तो ये जो वाकया पेशावर में हुआ, ये तर्जुमानी करता है कि इंसान दौलत के लिए, जमीन के लिए, शोहरत के लिए, इक्तदार के लिए हर रिश्ते को पामाल कर देगा।
तो माँ का रिश्ता जो जिसने पामाल किया उस शख्स को सिर्फ हिर्स थी, लालच थी, जमीन की, जायदाद, एसेट। डॉक्टर साहब, लेकिन ये अगर हम इन रवैयों की बात कर लें, मुआशरे में अदम बर्दाश्त, मुआशरे में बेचैनी, मुआशरे में लालच, या मुआशरे में हम ये कह लें कि शायद तरबियत ना होना, और ये आने वाली नस्लों को ये पैगाम देना कि पिछले हमारे बड़े भी तो ये काम कर गए, अगर हम कर लेंगे तो हमसे कौन सा कोई पूछगछ हो जाएगी। वही तो मैंने कहा ना कि आपने देखा 35 साल में लोग खा गए, पी गए, बर्बाद कर गए, कोई नहीं पकड़ा गया, सरेआम किसी को सजा नहीं हुई। तो आपने देखा कि माशरे में वो इंसान कामयाब है जो ताकत के जोर पे जो चाहे हासिल कर दे। तो यहाँ ताकत आ गई तो ताकत के जोर पे हासिल कर ले। अब आप देखते हैं डबल कैबिन में 4 बंदे उतरते गन्स लेके, आप कोने पे खड़े हैं, उसके लिए सड़क के ऊपर गाड़ी की पार्किंग उसको दे दी गई, लोग डरते हैं। अब आप देख के मारूफ होते हैं कि यार काश मेरे पास भी ऐसी पावर हो। तो ये याद रखिए, माशरे के अंदर अगर आप तब्दीली चाहते हैं कि अगले 20 साल में तब्दीली आए, तो वो तब्दीली के लिए आपको जहन साजी करनी पड़ेगी। और जहन साजी 2 जगह से होती है, एक माँ की गोद यानी घर से होती है, दूसरा साथी करते हैं स्कूल के अंदर। आपके स्कूल बराए नाम है, मनी बिजनेस है, घर में माँ बाप के पास टाइम नहीं है, ना माँ बाप भी परेशान है, तो आपके बच्चे की जहन साजी होगी कहाँ पर? फिर माशरा करता है। तो माशरे में जो रवैये हैं, अदम बर्दाश्त आपने कहा, जुल्म कहा, लालच का, हिर्स का, तो बच्चे फिर ज़हनी तरबियत होती है, माशरा बनाता है, माशरे में ये है वो बच्चा सीखता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और डॉक्टर साहब, ये जो मामला जब हम देखते हैं ना, तो फिर हम ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे शहरों में जगह जगह पर अंधेर नगरी है, चौपट राज है, कोई पूछने वाला नहीं है, जिसके दिल में जो आता है वो करता है। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे से गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। अब ज़रा कराची का हम रुख करते हैं। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में जो है, जब भी ख़वातीन की बात होती है तो हमेशा से हम वो मिसालें आपके सामने लाते हैं कि आप लोग बिल्कुल लाजवाब हो जाते हैं, और फिर ये नहीं कहते कि ख़वातीन कुछ नहीं कर सकती। लड़कियां आए रोज़ नए नए कारनामे अंजाम दे रही हैं, और कराची की लड़की जिन्होंने रिवायत से हट कर कुछ नया करने का सोचा, और जो सोचा वो कर गुजरी। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में उन्होंने डिग्री हासिल करने के बाद मोबाइल फार्मेसी शुरू कर दी। फार्मिस्ट सना मोटरसाइकिल पर ये काम कैसे करती हैं, और उन्होंने क्यों सोचा कि उनके लिए ये काम करना ज़रूरी है, या उनके जहन में ये आइडिया कैसे आया, या उन्होंने ये किस तरह से सोच लिया कि मुआशरे को इस चीज़ की ज़रूरत है। ये सब कुछ, ये सब सवालात जो इनके जवाबात हमें मिलेंगे शयान सलीम की रिपोर्ट में। डॉक्टर सना है और मैंने जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन से फॉर्म डी की डिग्री हासिल की है। हम फार्मासिस्ट बेसिकली ड्रग एक्सपर्ट होते हैं जो कि मेडिसिन के बारे में पेशेंट्स को पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मेडिसिन खाने से पहले लेनी है या खाने के बाद लेनी है, एक्सपेक्टेड साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इनके साथ कौन सी मेडिसिन आपको नहीं खानी ताकि कोई इंटरेक्शन ना हो। मैं डिफरेंट फार्मेसीज़ और मेडिकल स्टोर के अंदर जाती थी तो मैं देखती थी कि वहाँ ऐसे अफराद मौजूद हैं जिन्होंने फार्मेसी की कोई तालीम हासिल नहीं की हुई, उनके पास फार्म डी की डिग्री नहीं है। तो आप खुद सोचें फिर ऐसे अफराद पेशेंट की क्या काउंसलिंग करेंगे। मेरे पास इतना कैपिटल नहीं था कि मैं अपनी खुद की फार्मेसी खोल सकूं, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी एक मोबाइल फार्मेसी स्टार्ट करूं जिसमें आपको इतना ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाइक राइडिंग का शौक़ तो मुझे था ही। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने शौक़ को अपने प्रोफेशन के साथ मर्ज कर दूं। तो फ्रेश स्टार्टअप के तौर पे मैंने सर्जिकल इक्विपमेंट के साथ या फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट के साथ अपना स्टार्ट लिया। अपनी बाइक के पीछे एक बोर्ड लगाया जिनके ऊपर मैंने उन प्रोडक्ट्स का नाम मेंशन किया जिसके साथ मैंने अपना स्टार्ट लिया। साथ ही नीचे मैंने अपना नंबर मेंशन कर दिया कि मैं अपनी बाइक को लेके जहाँ जहाँ राइड करती हूँ तो मेरे काम की प्रमोशन होती रहती है। लोग नंबर देखकर मुझे कॉल करते हैं या टेक्स्ट करते हैं और फिर जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत होती है वो मुझे आगाह करते हैं। डॉक्टर सना, क्या चाहिए आपको? फिर मैं मार्केट से फ्रेश अपडेट प्राइस उन्हें बताती हूँ। अगर वो उनके बजट रेंज के अंदर हुई तो हमारी डील फाइनल होती है।
मैंने जॉब की भी है, तो जॉब पर मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि फार्मासिस्ट के ऊपर दबाव डाला जाता है कि आप सिर्फ मनी मेकिंग के ऊपर तवज्जो दें। पेशेंट काउंसलिंग से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, पेशेंट की सेहत से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल की सेल इससे मुतासर हो जाती है, कम हो जाती है। ये सूरत हाल देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और मैंने जॉब कंटिन्यू नहीं की और फिर अपनी मोबाइल फार्मेसी खोलने का मेरा इरादा और मजबूत हो गया। डिफरेंट फार्मासिस्ट हैं, वो मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके आइडियाज़ भी लूँगी, अपने आइडियाज़ भी साथ मर्ज करूँगी, फिर देखूँगी कि कहाँ कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है, मेरी लैकिंग क्या क्या है जिसे मुझे ठीक करना है। तो ख़वातीन की बात हो रही है जिसके बारे में हम हमेशा कहते हैं कि किसी से पीछे नहीं हैं। कौम की काबिल फ़ख्र बेटियों की हम मज़ीद बात करते हैं, उनको हम सलाम पेश करते हैं, क्योंकि वो हमें हर मैदान में ना सिर्फ मुल्क का नाम रोशन करती नज़र आती हैं, बल्कि इंसानियत की खिदमत करके मुआशरे में बेहतरी के लिए भरपूर किरदार अदा भी कर रही हैं। जुम्मे को ज़रा हम याद कर लेते हैं, जुम्मे के रोज़ को हम याद करते हैं कि हमने आपकी मुलाकात करवाई थी ऐसे 2 पाकिस्तानियों से जिन्होंने इंसानियत की खिदमत में अपना नाम बनाया और जनाब पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कौम की 2 मज़ीद होनहार बेटियां आज हमें ज्वाइन करें जिन्हें डियाना अवार्ड से नवाजा गया है, जिनमें सक्खर की आयशा शेख और लाहौर की एमन जवाद शामिल हैं। और यकीनन ये दोनों की दोनों इसलिए सलाम के मुस्तहिक हैं क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में इतने अच्छे काम कर लेना और फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करना और दुनिया को ये बताना कि पाकिस्तान की जो कौम की बेटियां हैं वो किसी से कम नहीं है। 16 साल एमन जवाद अवार्ड लेने में सबसे कम उम्र पाकिस्तानी है। उन्हें ये अवार्ड लाहौर के सबसे बड़े बर्न सेंटर में खिदमत खल की वजह से नवाजा गया, जबकि 17 साल आयशा शेख जो हैं उनको मयारी तालीम, सेहत को फ़रोग देने और मुआशरों में पायदारी के हल पैदा करने पर इस खूबसूरत से अवार्ड से नवाजा गया है। आज दोनों हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उन दोनों से हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इतना अच्छा कदम, इतना बेहतरीन काम और इतनी मुश्किलात आने के बावजूद क्या ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से उनकी हिम्मत बंधी रही। तो आयशा भी हमें ज्वाइन कर चुकी है और एमन भी हमें ज्वाइन कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एमन, आयशा, आप दोनों कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम ज़रा एमन से बात कर लेते हैं। उम्र छोटी है लेकिन काम बड़ा है और इतनी छोटी सी उम्र में इतना खूबसूरत काम सरअंजाम देना और इतना अच्छा अवार्ड ले लेना कि बड़े बड़े लोग जो ना वो सोचते रहते हैं कि अच्छा हमें कभी ज़िंदगी में ये अवार्ड मिलेगा। तो एमन, आप मुझे बताएं, इतनी मोटिवेशन किससे मिली? क्या कोई ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने आपको इंस्पायर किया? क्या चीज़ थी ऐसी जिन्होंने कहा कि अच्छा ज़िंदगी में ये काम करना है, इंसानियत की खिदमत करनी है? First of all, thank you for having me on the show. So, actually, it was my father who played an immense role in this, and he's the one who's the source of inspiration for me, always motivating me, and he's always stressing about self-responsibility, how I should be making change, and how I should be playing a role into making a world a better place than before I inherited it. And he told me that everyone will receive education, everyone will work hard to excel their education, but you as a human being need to work on your character building as well, and eventually give back to the country you are living in as well. ठीक है। अच्छा आयशा, मुझे आप बताएं कि आपने जिस तरह से लोगों को तालीम की तरफ राग़िब किया, लोगों को बताया कि तालीम हासिल करना कितना ज़रूरी है, यकीनन वो आप इसीलिए करते हैं क्योंकि आप शायद बचपन में देख चुके होते हैं कि जिस जगह पर आप रह रहे हैं वहाँ पर तालीम हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सक्खर से आपका ताल्लुक़ है, तो वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को आप कैसा देखती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया समा की पूरी टीम का मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। सक्खर की एजुकेशन उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। अंडर अनडेवलप्ड एरिया है, तो हम बाकी सिटीज़ से जो कि डेवलप्ड हैं जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से कंपेयर करें तो सक्खर की एजुकेशन इतनी ज़्यादा डेवलप्ड और अच्छी नहीं है। लेकिन उस पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि हम भी आगे एक्सेल करें। तो आप लोगों को एजुकेट किस तरह करती हैं?
बैक इन 2020 जब पैंडेमिक आया था पाकिस्तान में, तब सारी जो क्लासेस थी सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, सब कुछ डिजिटल हो गया था। फिर आपने स्टूडेंट के रेंट सुने होंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन इफेक्टिव नहीं है, हमें पूरी तरह से चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। ये तब होता है जब हमारी जो स्टूडेंट की पॉपुलेशन है उनको जब आप किसी इंटरेस्टिंग वे में या इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं पढ़ाएंगे तो जाहिर की बात है वो बोर हो जाएंगे और फिर उस चीज़ में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। तो कुछ महीने पहले ही मैं यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा यूएसए से क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स सीख कर आई थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कराया जाए कुछ डिफरेंट तरीके से, जिससे वो सीखें भी, एंजॉय भी करें और कुछ ऐसे स्किल्स उनको उसके साथ सिखाए जाएं जिससे वो ऑनलाइन अर्न भी कर सकें। मैं मैं तब से फ्रीलांसिंग करती हूँ और इंडिपेंडेंट भी हूँ, खुद अर्न भी करती हूँ। तो मेरे फादर जो हैं उनका इसमें बहुत बड़ा रोल है। जब पेंडेमिक आया था तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्ट्रीब्यूट कोविड प्रिकॉशन किट्स इन द सिटी। तो उनको देख के मुझे ये आइडिया आया या एक मोटिवेशन मिली कि मैं भी कुछ अपने एरिया में अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ करूं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लोगों को ले जाए। और एमन, आपके लिए सब कुछ कितना चैलेंजिंग था? It's Iman Jawad. So of course when I took onto my project, it was quite challenging because I had to reach out to people and first of all create awareness about this because there is very few people in Lahore as well as in Pakistan who are working in providing post-burn treatment. So when I started out working, I had to reach out to the burn centers and we started to distribute the compression garments, which are a special type of garment made of a special type of fabric which helps in skin regeneration and repairing the skin by the suitable pressure it applies onto the patient's skin. So when we had to reach out to the patients, each of the compression garment had to be custom made. आयशा, मैं आपकी जानिब आती हूँ, मुझे बताएगा आगे जिंदगी में क्या करने का इरादा है, क्या क्या गोल्स हैं जिसके बारे में सोच रखा है कि अभी अच्छा ये भी अचीव करना है, ये भी करना है, वो भी करना है? आगे ज़िंदगी में बहुत कुछ करने का इरादा है। फ्यूचर गोल्स करियर के अलग हैं, सोशल गोल्स अलग हैं, लेकिन सबसे पहले तो जिस तरह से मैंने डायना अवार्ड विन किया है, मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान के और यंगस्टर्स आगे आएँ, कुछ ऐसा नया करें और इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को मनवाएं। तो मेरा नेक्स्ट गोल यही होगा कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह पाकिस्तान से सिर्फ चंद नहीं, बहुत सारे लोगों का ये अवार्ड है। अच्छा, मुझे ये बताएं ताकि जो बच्चे या जो 16-17 साल की लड़कियां या लड़के हमें सुन रहे हैं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि इस एज के जो हमारे बच्चे हैं ना, जो हमारी नस्ल है, वो बड़ी टिकटॉक यूज़ करने वाली है। मुझे बताएं कितना चैलेंजिंग था ये सब कुछ और क्या क्या मुश्किलात आई, ताकि अगर कोई करना चाहे, किसी के अंदर मज़ीद हौसला पैदा हो जाए तो उसको पता हो कि अच्छा ये मुश्किलात आएंगी, इनसे हम ईजीली जो है ना वो निमट जाएंगे। जब आप कुछ नया करते हैं ना तब आप अकेले होते हैं, ये बात तो डन है, ठीक है। जब आप कुछ नया करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं तो हर कोई आपको डिमोटिवेट करेगा, आपको कहेगा अगर आप ये करेंगे इससे तो आपका टाइम भी ज़ाया होगा, ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट नहीं होगा, ज़्यादा चेंज क्रिएट नहीं होगा, तो आप रहने ही दें। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके कुछ करने से अगर 0.5% भी इम्पैक्ट क्रिएट होता है तो आप वो ज़रूर करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो चीज़ अगर छोटी भी है तो वो आगे चल के बहुत ज़्यादा वर्ल्ड को या आपके कंट्री को फ़ायदा दे सकती है एज एन चेंज। ठीक है, और ईमान आपका क्या मैसेज है यंगस्टर्स के लिए? I would like to say that the youngsters which are at my age or the present age at their are, they should work on their education and focus on to their educational goals. But on the side, they should undertake activities, ऐसी activities जो कि productive और fruitful हो अपने लिए भी और बाकी country के लिए भी. And they should, the parents, they should try to move them into the direction where they themselves believe
they should develop a sense of responsibility and undertake some action to change the world. And whatever they're passionate about, the young people should try to develop a mindset that they are here in this world to make it a better place than before they inherited it, और उसको एक बेहतर जगह बना के जाए और बाकी आने वाली generations के लिए भी एक sustainable life अपनाएं और ऐसा change लेके आए जो कि उनके ख्याल में they're passionate about, they're working on it. And as parents also, they should focus on their children's grooming and character building, which is really important. And because this age, it is really impressionable. At this age, the kids tend to learn more and they will grasp more and they will try to be the first drop of the ocean. अच्छा ईमान, ये बर्न सेंटर में ही काम करने का ख्याल क्यों आया? The Burn Center was my main focus or aim because I used to accompany my mother as a child. She's a doctor and she's been in that place for like 20 years or so. So when I used to accompany her, I used to see that there were many patients who were suffering from burns. They were scarred for life. And the only reason that held them behind was that compression garments खरीदना या post burn medical treatment afford करना उनके बस में नहीं था और especially ऐसे लोग देखना जो कि क्योंकि mostly बच्चे औरतें और ऐसे नौजवान जो कि अपने लिए sustain खुद कर रहे हैं, they're earning for their own living, they're sustaining their families. So it was really hard to see those people suffering. So I decided to provide for those who cannot afford, and we started distributing the compression garments and started reaching out to those people. और आयशा, आप मुझे बताएं कि आप ये जो तमाम तर सफ़र था इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट स्पेशली माय फादर, चूँकि मैं उनके फूड स्टेप्स पे चली हूँ तो आई थिंक कि ये मेरा सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि ये जो उनकी वजह से हासिल हुई है, उनकी मोटिवेशन की वजह से, उनकी हेल्प की वजह से, उनकी फाइनेंशियल इमोशनल सपोर्ट के अलावा ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी. सो स्पेशल थैंक्स टू हिम एंड माय ऑल फैमिली फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी. और ईमान, आप बताएं? It will definitely be my family, my parents, my brother. He's a source of inspiration for me as well because he's been part of many projects as well. And he was the one who was setting up milestones for me to conquer. And I will do the same for my younger siblings as well. And my parents who supported me, my mother who's a doctor who helped me throughout all this journey. She was the one who provided medical assistance to the patient because she was a trained professional. And my father who also works in Minhaj organization, which is a welfare organization. So I was quite inspired to see him do welfare work there and do great things. Therefore, that was my source of inspiration and what supported me the most. अच्छा आयशा, मैंने आपके बारे में ये भी सुना कि आप लिखती भी हैं और अपने लफ्ज़ों के ज़रिए, अपनी सोच के ज़रिए आप लोगों की सोच बदलती भी हैं. तो वो लिखने का काम कितना मुश्किल है, क्योंकि 17 साल की उम्र में ये तो बड़ा मुश्किल काम है. मैं जब 11 साल की थी तब मैंने अपनी पहली पोएम लिखी थी और उस पे मुझे मेरी टीचर्स ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था. तो इस चीज़ ने मेरे अंदर एक फोर्स क्रिएट किया कि मुझे और लिखना चाहिए. जो राइटिंग है, जो वर्ड्स हैं, उनमें एक हीलिंग प्रॉपर्टी होती है. आप जब किसी को आपने काउंसिल करना होता है, आप उससे बातों से काउंसिल करते हैं. जब आप किसी को कुछ समझाना होता है, आप उसे अपने बातों से समझाते हैं. तो लफ्ज़ों की जो अहमियत है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा है. तो तब से लिखना शुरू किया था और अब तक लिखना जारी है. मैंने काफ़ी ज़्यादा बुक्स में पार्टिसिपेट किया है. मैं अपने पर्सनल बुक पे भी वर्क कर रही हूँ. तो जर्नी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग, अच्छी और
मज़ेदार रही है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी कंटिन्यू। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि मज़ीद अवार्ड्स ऐसे आप लोगों को मिलें जिनसे मज़ीद मुल्क का नाम रोशन हो। आयशा और ईमान, आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू थी। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, कौम के ममारों की बात कर लेते हैं मज़ीद, जो कि जिनसे बड़ी उम्मीदें हैं कि मज़ीद मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। हमने जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि कराची समेत सिंध भर में आज मैट्रिक के फ़िज़िकल इम्तहानात हो रहे हैं और 10वीं फ़िज़िक्स का 9:30 बजे शुरू होने वाला पर्चा 5 मिनट बाद ही आउट हो गया। उधर शहर के मुताद्दिद इम्तिहानी मराकज़ पर पर्चा ना पहुँचने की शिकायत भी सामने आ रही है। मामला क्या है, जमजम सईद से जानते हैं। जमजम, बताइएगा इस खबर से मुतालिक। जी जमजम, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल। कराची में अगर मैं मैट्रिक के इम्तहानात की बात करूं तो आज पहला पर्चा था जिसमें जो है पहले पर्चे में ही बद इंतज़ामी हमें उरूज पर मिली है। फिजिक्स का हल शुदा पर्चा जो है, अगर 9:30 बजे वो पर्चा शुरू होना था तो 9:34 पर पर्चा सोशल मीडिया पर हमने देखा, जो कि सिर्फ 4 मिनट लगे हैं ये पर्चा आउट हो चुका, सोशल मीडिया पर वायरल है। जबकि अगर मैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम मुतादिद इम्तिहानी मराकज़ की बात करूँ तो वहाँ पर कुछ मराकज़ ऐसे हैं जहाँ पर पर्चा जो है वो पहुँच ही नहीं सका, जबकि असातिज़ा और तलबा जो है वो इस वक्त परेशान है। मैट्रिक बोर्ड चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड से जब समा ने गुफ्तगू की खुसूसी, तो चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड भी जो है बात से नाला नजर आया। उसका ये कहना था कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं, ना तो उन्हें पर्चा आउट होने की खबर है और ना ही ये खबर है कि अभी तक इम्तिहानी मराकज़, अगर मैं बात करती हूँ नॉर्थ नाज़माबाद की, नॉर्थ कराची की, औरंगी, गुलशन हब और लांडी की अगर मैं बात करूं तो इनमें जो सरकारी स्कूल कायम है वहां पर अब तक 10 बजे तक जो है वो पर्चा नहीं पहुंच पाया था। यानी अगर 2 घंटे का पर्चा है तो 1 घंटा जो है वो सारे स्टूडेंट्स पर्चे का वेट करते रहे और सिर्फ पीछे बचा 1 घंटा जिसमें उन्होंने जो है वो पर्चा हल करना था। जबकि चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का ये भी कहना था कि अगर तो 5 मार्क्स बच्चे के किसी के कम आते हैं, 5 से 8 मार्क्स, तो उन्हें तरक्की पास किया जाएगा। अगर स्टूडेंट्स ये समझते कि वो पर्चा खाली छोड़ के आ जाएंगे और उन्हें तरक्की पास कर दिया जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सही है जमजम, आपका बेहद शुक्रिया, आप अपडेट कर रही थी हमें। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। तो ये बेटियां कौम का फ़ख्र हैं और ये किसी से कम नहीं हैं। जो ठान लेती हैं वो कर गुज़रती हैं। हम जब होनहार बच्चियों की बात करें, बेटियों की बात करें, तो कुछ और ऐसी बेटियों से आपको मिलवाते हैं जो कि हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं। अब हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की यंग फिल्म मेकर्स, जो कि बहुत छोटी उम्र की हैं लेकिन इतनी सी उम्र में इतना बेहतरीन काम। 12 साल सबा हो या अकीदत या फिर हो इबादत, सबके माशाल्लाह इतने प्यारे नाम हैं और सब ने अपनी सलाहियतों का खूब लोहा मनवाया है। सबसे पहले हम बात करते हैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली सबा फातिमा की, जिन्होंने पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दुनिया को दिखाया है। सबा ने हैदराबाद की तारीख़ और कदीम मकामात को अपनी फ़िल्म के ज़रिए उजागर करने की भरपूर कोशिश की है और इस बेहतरीन फ़िल्म पर उन्हें नेशनल इमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2021 की मोबाइल कैटेगरी में यंगेस्ट फिल्म मेकर का अवार्ड भी मिला है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सबा को ये अवार्ड दिया है और इतनी सी उम्र में खान साहब के हाथों, यानी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के हाथों जब आपको अवार्ड मिल रहा हो तो फिर इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। 2 और बच्चियां हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ है लाहौर से, अकीदत और इबादत। उन्होंने भी फिल्म पठानी के ज़रिए गांव में रहने वाली खातून की ज़िंदगी के हर पहलू को उजागर किया है। नेशनल इमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2021 की अंडर ग्रेजुएट फिल्म कैटेगरी में पठानी ने दूसरी पोजीशन हासिल की। खान साहब ने इन्हें भी अवार्ड से नवाजा है और इनकी भी जितनी पजीराई सोशल मीडिया पर हो रही है वो यकीनन काबिल दीद है, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में इस तरह के अवार्ड
अवार्ड लेना और फिर पाकिस्तान की उस हिस्से को उजागर करना जिस हिस्से से शायद दुनिया ना वाकिफ़ है, और दुनिया को बताना कि पाकिस्तान का हर वो शहर, चाहे वो सन्नती हो, चाहे वो औलिया कराम की सरजमीन हो, चाहे वो लाहौर हो या कराची हो, इंतहाई खूबसूरत है और उसकी एक अपनी खसूसियत भी है। तो हमें ज्वाइन किया हैदराबाद से सबा फातिमा ने, लाहौर से अकीदत और इबादत ने, और इनसे हम जानेंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना अच्छा काम कर लेना और इतनी अच्छी सोच रख लेना, ये कैसे मुमकिन है। तो सबा से सबसे पहले हम बात करते हैं। हम 12 साल की है, 7th क्लास की स्टूडेंट हैं। सबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये जो आपने हैदराबाद की तारीख पर फिल्म बनाई है, ये आइडिया किसका था? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और ये जो आइडिया है मेरा खुद का है, क्योंकि मुझे हैदराबाद की हिस्ट्री को हाईलाइट करना था, और जो मैंने इसमें हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाई हैं वो अभी तक भी इतनी अच्छी नहीं है। उनको थोड़ा सा उसको डेवलप किया जाए ताकि लोग आके इसको देखें। और सबक कितना टाइम लगा ये फिल्म बनाने में, और आप मुझे अपनी ज़ुबानी बताएं कि कौन कौन से हैदराबाद के मकामात जो हैं वो आपने दिखाएं। जी, इसमें मुझे 2 वीक्स लगे थे, मेरे लिए आसान थी। और बाकी इसमें मैंने ओल्ड मार्केट दिखाई हैं, म्यूजियम्स और स्कूल और यूनिवर्सिटीज, जामशोर। अच्छा सबा, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो मुझे ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म से अवार्ड लेना ये कितनी बड़ी अचीवमेंट आप समझती हैं, और घर वालों का क्या रिएक्शन था? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से अपना अवार्ड लेना तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज माय रोल मॉडल। अब मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मिल रही हूँ तो मुझे उनसे अब एक मीटिंग करनी। अच्छा, ज़बरदस्त। चलें अब ज़रा हम अकीदत और इबादत की तरफ भी जाते हैं, वो भी हमें लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन कर चुकी हैं। तो अकीदत और इबादत, आप मुझे बताएं कि आपकी फिल्म का जो नाम है वही वैसे बड़ा खूबसूरत है, पठानी, और जब हम इस नाम की बात करते हैं ना तो हमें पता चलता है कि हम किसी ऐसी जगह के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिनको जानने के लिए शायद हम जैसे लोग भी जो है ना, जो कि गाँव नहीं गए कभी, या कभी हमने पठानियों को नहीं देखा, उनको देखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो आप लोगों के जहन में ये आइडिया कैसे आया कि एक खातून जो कि पठानी हैं उन पे फिल्म बनानी है, उनकी ज़िंदगी को हाईलाइट करना है? जी बिल्कुल, जब हम लोग बैठे हुए थे, जब हम लोग आइडिया जनरेशन कर रहे थे, हम लोगों ने कहा कि चलो अब आइडिया कंसीव हुआ है, अब इसको कैसे आगे लेके जाया जाए। तो हमारे जहन में एक पठानी आई। अब पठानी इज़ एक्चुअली अ रियल लाइफ कैरेक्टर, जो कि शायद लोगों को नहीं पता। और पठानी बहुत चुलबुली सी है, बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप उसकी पर्सनैलिटी है। शी इज़ एक्साइटेड, शी इज़ रिजिलियंट। तो जब हमने वो सोचा कि चलो एक पठानी क्यों ना वो कैरेक्टर को लीड करे, क्यों ना वो स्टोरी को लीड करे, क्यों ना पठानी हमारी स्क्रिप्ट बनाए, तो हमने कहा लेट्स गिव दिस शॉट टू पठानी, और पठानी गॉट अस हियर अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो स्क्रिप्टिंग थी, शूट था, एडिटिंग थी, इतना ज़्यादा काम, तो ये आप दोनों ने खुद मिलके किया या बाकी भी कोई लोग आए थे सपोर्ट करने के लिए? नहीं, बिल्कुल, जो शूटिंग, प्रोडक्शन, स्क्रिप्टिंग सबसे लेके हम दोनों का काम था। हाँ, सपोर्ट मिली जब हम उधर गए तो मामा साथ थी हमारी, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। तो वहाँ पे बेसिकली उनकी जो लैंग्वेज है वो जांगली है, मतलब पंजाबी है, लेकिन उसके जो कुछ वर्ड्स हैं वो डिफरेंट है। तो हमारे लिए कम्युनिकेशन करना मुश्किल था, थोड़ा उनको समझाना मुश्किल था। तो वहाँ पे कुछ लोग थे जिनसे हमने बात की, वो हमें गाइड करते थे, वो उनको गाइड करते थे, जो समझाते थे। तो इस तरह हमारी मूवी बनी। बाकी सब कुछ एडिटिंग से लेके, प्रोडक्शन से लेके, सब कुछ हम दोनों ने किया, एंड इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। अच्छा, दोनों ने एक फिल्म तो बना ली पठानी, उस पे अवार्ड भी मिल गया। मुझे ये बताएं आगे मजीद क्या करने का इरादा है? इंशाअल्लाह आगे भी हम लोग फिल्म मेकिंग में आगे जाना चाहेंगे, पाकिस्तान को हाईलाइट करना चाहते हैं, बिकॉज हम लोगों को ये नहीं पता कि हमारी जो ज़मीन है उसमें कितने खूबसूरत लोग हैं, और यही चीज़ हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी से कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। एंड फिल्म मेकिंग इज़ सच एन एफिशिएंट एंड ब्यूटीफुल वे। तो इंशाअल्लाह हम दोनों ने यही डिसाइड किया कि आगे भी ऐसी फिल्म्स बनाएंगे जो कि लोग देखेंगे, इंस्पायर होंगे, और हम जैसे और लोग आगे बढ़ेंगे। देयर वर सो मैनी गुड मोर फिल्म्स ऑन नस्ट कंपटीशन, अब वो भी देखेंगे, एंड यू वुड बी लाइक कि पाकिस्तान की खूबसूरती लोगों तक
पहुंचनी चाहिए और वी आर सो एक्साइटेड एंड पम्प्ड अप। ज़बरदस्त। अच्छा सबा, आप मुझे बताएं कि जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो आपको यकीन था कि आपको अवार्ड मिल जाएगा? नहीं, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मुझे यंगेस्ट फिल्म मेकर का अवार्ड मिलेगा, क्योंकि इसकी एडिटिंग, इसकी शूटिंग, सारी चीज़ें मैंने खुद की है। अच्छा, तो अम्मा अब्बा का क्या रिएक्शन था जब अवार्ड मिला? तो अम्मा अब्बा ने क्या कहा? वो बहुत ज़्यादा खुश थे, वो प्राउड फील कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, DGI इन सबके साथ आप खड़ी रही हो और उनसे अवार्ड ले रही हो, तो उनके लिए तो प्राउड मोमेंट था वो। अच्छा, घर में बड़े बहन भाई हैं? और नहीं, मेरा एक छोटा भाई। चलें, ये वरना ये होता है कि जब छोटे कुछ कर जाते हैं ना, बड़ों को बताते हैं कि देखो हमने कर लिया, तुमने नहीं किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट मौजूद है, आगे क्या क्या मजीद करने का इरादा है? मैं आगे जाके CSS करूंगी और CSS इज द ओनली वे टू सर्व योर कंट्री। फिर मैं हैदराबाद को मज़ीद डेवलप करूंगी, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको मज़ीद अच्छा करूंगी, सही करूंगी। आपकी नज़र में क्या प्रॉब्लम्स है हैदराबाद में? जैसे हर शहर में होती है, मतलब कोई जो आम लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको मतलब मैं लोगों की हेल्प करूंगी। ठीक है। अच्छा अकीदत, आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने मोटिवेट किया कि अच्छा हम एक फ़िल्म बना सकते हैं, या शुरू से बचपन से फ़िल्में देखने का शौक़ था? बचपन से फिल्में देखने का तो शौक़ था, लेकिन जब माय फादर ही बिलोंग्स फ्रॉम द मीडिया फील्ड, मेरे दादा अबू हम सब बहुत क्रिएटिव और पागल लोग हैं, तो जब हम लोग कम्युनिटी को देखते हैं तो हम एक डिफरेंट नज़रिए से देखते हैं। हाँ। तो जब हमने नस्ब भी ज्वाइन किया एज अ कंपटीशन, तो हमने ये सोचा कि ठीक है हम एक फ़िल्म बना रहे हैं, लेकिन इसको सबसे ट्रांसपेरेंट और सबसे प्योर वे में कैसे दिखाया जाए। तो ये जब आइडिया हमें आया तो हमने यही सोचा कि चलो एक फिल्म बनाई जाए। बाकी अगर इंस्पिरेशन और मोटिवेशन की बात आती है तो वो लोग, अपने लोग, ये जो हमारे पाकिस्तान के लोग हैं, 732 के लोग हैं, इन लोगों ने ही ये सब चीज़ें इंस्पायर की। ऑल ऑफ दिस थिंग इज़ बिकॉज ऑफ देम। और इबादत, आपके घर में अक्सर होते ना, अम्मा कहती हैं ये कोई काम नहीं है कि फ़िल्म मेकिंग कर रही हो, बस वो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। ज़्यादातर माओं का यही ख्याल होता है। तो अम्मा के क्या कमेंट्स होते हैं, वो क्या कहती है जब स्पेशली जब अवार्ड मिला? शी वॉज़ रियली हैप्पी। अच्छा, वो इस तरह नहीं थी, वो हमेशा से ना सपोर्ट करते हैं हमारे घर वाले, हमेशा से। बल्कि वो कहते हैं जाओ फील्ड में जाओ, काम करो, कुछ नए आइडियाज़ प्रोड्यूस करो। तो शी वॉज़ ऑलवेज सपोर्टिंग अस। और मेरे फादर भी, मेरे भाई भी, मतलब सारी फैमिली का इतना अच्छा रिस्पांस मिला। और फिर आपको पता है उन्होंने ये जो सपोर्ट जैसे किया, वो जैसे वो खुद मूवी बना रहे हैं, लिटरली ईच एंड एवरीथिंग। जब मैं एडिटिंग पे थी, हम एडिटिंग कर रहे थे, तो फादर आते थे, अच्छा इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। जब मम्मा थी, जब हम उधर फील्ड वर्क में थे, तो अच्छा वो आइडियाज़ हमें देती थी नई नई कि अच्छा आप इस तरह इसको इस एंगल से देखो, आप इस एंगल से। तो फिर उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने ये कहा कि अच्छा ये कर लेते तो मतलब डॉक्टर बन जाते तो ये ऐसा हो जाता, वैसा होता। शी सपोर्टेड अस और फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और कितना टाइम लगा था? 1 वीक। ये पूरी प्रोड्यूस करने में 1 वीक था, फ्रॉम मतलब जाके वहाँ पे फील्ड वर्क से लेके फिर एडिटिंग तक। ठीक है। अच्छा, और सबा आप मुझे बताएं कि घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया, अम्मा ने, अब्बा ने? दोनों ने। वो बहुत सपोर्टिव हैं और मतलब उन्होंने कह दिया था कि आपकी दिल है तो आप उसके अंदर मजीद आगे जाओ और जो भी करना है करके दिखाओ। तो मतलब वो दोनों बहुत सपोर्टिव हैं, दोनों ने मुझे बहुत। अच्छा, तो सबा ये तो वो काम है ना जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, तो स्टडीज़ को कब टाइम देती हो? जैसे ये तो काम मैं मतलब जब मेरा फ्री टाइम होता है जब करती हूँ, और जब बाकी तो सारा मेरा टाइम स्टडीज पे होता है, क्योंकि स्टडीज पे नो कॉम्प्रोमाइज। तो ये मेरा फ्री टाइम वर्क। अच्छा, तो जो इर्द गिर्द दोस्त हैं, जब उन्हें पता चला कि सबा तो इतना अच्छा काम करी है, तो फिर दोस्तों का क्या रिएक्शन था? वो तो बहुत खुश हो गए। पहले तो कहते थे कि नई फिल्म मेकिंग तो कुछ भी नहीं है, एडिटिंग मतलब उनको समझ में नहीं आता था। और वो कहते वाह सबा तुमने इतना किया है यार, तुम मतलब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ले रही हो अवार्ड। तो वो भी बहुत खुश है।
अच्छा, और अकीदत और इबादत, आप मुझे बताएं, जैसे सबा ने कहा जी खान साहब को बड़ा पसंद करती हैं, वो इमरान खान आपको भी उतनी पसंद है? बहुत ज़्यादा अब तो मिलके और भी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इतना अच्छा फील होता है जब यूथ को इस तरह आगे लेके जाया जाता है, व्हेन वी फील मोटिवेटेड। क्योंकि अगर अभी आज हमें अवार्ड मिला है, टुमारो वी वुड वर्क हार्डर, तो ये एक चीज़ रीइंफोर्स हमारे अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने की है, सो क्यों ना उनको लाइक करें। वी लव हिम एंड वी थैंक हिम फ्रॉम ऑल आवर हार्ट्स। अच्छा, और आगे दोनों का यही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताएं। यूथ को ना एप्रिसिएशन की बहुत ज़रूरत है। आप उनकी थोड़ी सी तारीफ कर देना, वो आपको 10% ज़्यादा, मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा वो आपको परफॉर्म करके देंगे। तो जो ये पूरा इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा किया, और इनको आगे भी जाके इस तरह के कॉम्पिटिशन्स और इस तरह की एप्रिसिएशन रखनी चाहिए। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल हमारी यंग जनरेशन टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा है, वीडियोस और इस तरह के कामों में बड़ी इन्वॉल्व हो गई है। ऐसे में ऐसे बच्चों का सामने आना जो कि पाकिस्तान का नाम इस तरीके से रोशन करते हैं, तो वो लोग जो कि ज़्यादा टाइम टिकटॉक पे गुजारते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है आप दोनों का? के लिए यही पैगाम है कि अगर आप टिकटॉक में भी अगर आप टिकटॉक का कंटेंट भी बना रहे हैं, तो ऐसा बनाएं जो कि आपके इर्द गिर्द के लोगों को, कम्युनिटी को पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करे। मीडिया, सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग इज सो पावरफुल नाउअडेज, और हमारे पास अल्लाह ताला ने एक पावर दे दिया। अब आप इस पावर को कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये आपके ऊपर है। तो सारी हमारे मीडिया कम्युनिटी से और सब लोगों से जो टिकटॉक भी बनाते हैं, उनसे यही गुजारिश है कि ऐसा कंटेंट बनाएं जो कल को आप देखें तो कहें वाह, जब आप बूढ़े हो जाए तो देखें वाह हमने क्या बनाया और क्या इम्पैक्ट था उसका। टिकटॉक मीडियम इज नॉट बैड, आप उस पे क्वालिटी कंटेंट बनाएं। अच्छा देखें, बहुत सी चीज़ें क्वालिटी कंटेंट बनाई जाती हैं, बट वो पॉपुलर नहीं होती या वो ट्रेंड पे नहीं जाती ऑब्वियसली। तो आप कैमरा के साथ खेलें, आप कंटेंट के साथ खेलें, इतना कुछ है पाकिस्तान में, वो डिस्कवर करें। तो टिकटॉक इज़ अ गुड मीडियम, बट आप उसको अच्छे से यूज़ करें तो इट विल बी गुड। यानी इस्तेमाल करने का जो आपका तरीका है वो ऐसा हो कि लोगों में पॉजिटिविटी फैले। अच्छा सबा, आप मुझे ये बताएं कि आगे किसी और फिल्म पे काम कर रही हैं आप, कोई और सरप्राइज देने वाली हैं? जरूर, अभी भी मैं प्रेजेंटेशन बनाते रहती हूँ, तो मजीद मुझे जब काम करूँगी शॉर्ट फिल्म बनाने का मुझे बहुत शौक है। तो मैं शौक को आगे लेकर जाऊँगी, लेकिन सीएसएस अलग है। सीएसएस अलग है। अच्छा, आपने बता दी कि भाई मैं पढ़ाई में भी बड़ी अच्छी हूँ, तो मुझे अंडर एस्टिमेट ना करें। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये तो हैदराबाद की सकाफत आपने दिखाई, अगर आगे इन फ्यूचर जैसा कि आप कह रही हैं कि काम भी कर रही हैं आप, तो किस तरह की फिल्म बनाएंगी? मैं अब पाकिस्तान को हाईलाइट करूँगी, पूरे पाकिस्तान को जी। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसमें बहुत सारे लोगों की मदद चाहिए होगी। तो फिर मैं अपनी एक टीम बना लूंगी, जिसमें मैं कुछ लोगों को उधर कहीं और भेजूंगी, कुछ को उधर भेजूंगी। ठीक है। और इबादत और अकीदत, आप मुझे बताएं कि आप दोनों का आगे यही प्लान है कि इस चीज़ को ही आगे आप लोग लेके चलेंगे, और नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट जिस पे काम हो रहा हो? इंशाल्लाह यही प्रोग्राम है। हम लोग अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग को और टूल्स एंड टेक्निक्स को और ज़्यादा आगे लेके जाएंगे, एंड इंशाल्लाह ताला इन्हीं टूल्स एंड टेक्निक्स को हम यूटिलाइज करके वी विल कम अप विद अ ग्रेट मोर कंटेंट फॉर पाकिस्तान। इंशाल्लाह। अच्छा कहना है कि हम इसी फील्ड में जाएंगे तो क्वालिटी कंटेंट होगा, और वो जो कि लोगों को, मतलब पाकिस्तान को भी अप करेगा, और दूसरी बात एक न्यू आइडियाज, एक न्यू जनरेशन को एक जो होते हैं ना पम्प अप, वो मिलेगा कि आपने कुछ नया करना है पाकिस्तान के सस्टेनेबल एक जो आइडियाज और वो उसको हम आगे लाएंगे। तो इसी फील्ड में हम आगे श्योरली प्रोग्रेस करेंगे। अच्छा अकीदत, आप मुझे बताएंगे जो कैरेक्टर पठानी, हम हमेशा देखते हैं कि स्पेशली गांव में किसी भी फिल्म को शूट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गांव की ख़वातीन इतना अच्छे तरीके से या तो कैमरा को फेस नहीं करती या अमूमन उन्हें इजाज़त भी नहीं होती, तो ये मुश्किल थी आप लोगों को? सबसे पहले जब आप जाते हैं ना, तो यू हैव टू बी फ्रेंड्स विद द कैरेक्टर। तो ये क्योंकि मेरी मामा का गांव था, हम उन्हीं के बीच में खाते पीते हैं, तो
दे वर वेरी एक्साइटेड। तो जब आप किसी कैरेक्टर से पहले दोस्ती करते हो, उसके उस जोन में, कंफर्ट जोन में चले जाओ, देन यू कैन क्रिएट अ गुड स्टोरी। वाकई में ये मुश्किल काम है टू उनको कंफर्टेबल करना, ये सब करना। तो जब हम वहाँ फील्ड में गए, हमने काफ़ी टेक्स लिए। हम लोग धूप में होते थे, मामा साथ होती थी, इबादत में एक कैमरा ये रोल करती थी, एक कैमरा मैं रोल करती थी। तो मुश्किलात तो काफ़ी आई और काफ़ी टेक्स दिए। फिर हम लोग उनको बैठ के बिठाते थे कि पठानी मेरी बात सुनो, पूरी दुनिया देखेगी आपको, कह दो जो मर्जी कहना है। एंड देन शी वॉज वेरी रेजिलियंट एंड एक्साइटेड। तो ये जो भी आप फिल्म में देखेंगे, आप ये देखें, ये सब कुछ सच देख रहे हैं, ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट देख रहे हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट द पठानी इज ऑल अबाउट। शी इज वेरी ट्रांसपेरेंट एंड शी इज वेरी एक्साइटेड टू टेल द स्टोरी। और पठानी ने ही हमारी स्क्रिप्ट बनाई है। ज़बरदस्त। अच्छा सबा, आप मुझे बताएं कि फिल्म मेकिंग में सबसे पहला स्टेप आपका क्या था? और जो ये बात होती है कि वक्त बड़ा लगता है, तो आपकी इस फिल्म में जो कि हैदराबाद की अक्कासी हमें करती नजर आती है, इसमें कितना टाइम लगा? मैंने आपको बताया है कि 2 वीक्स लगे थे मुझे इसकी शूटिंग, एडिटिंग सब। अच्छा, ज़बरदस्त। सबा फातिमा हमारे साथ मौजूद थी और इबादत और अकीदत हमारे साथ मौजूद थी। ये वो यंग टैलेंट हमारा है जो कि आगे चल के यकीनन पाकिस्तान का नाम भी रोशन बल्कि कर रहे हैं अपने अंदाज से, अपने काम से। और जो इन लोगों की सोच है कि आगे चल के हमने मज़ीद काम करना है पाकिस्तान के हवाले से। और जैसे सबा कहती थी, पूरे पाकिस्तान को हमने दिखाना है। तो हमेशा हम देखते हैं कि खान साहब का भी यही मिशन रहा है कि पाकिस्तान की सकाफ़त, पाकिस्तान का माहौल और कितना अमन है पाकिस्तान में, ये दुनिया को दिखाना है। और जब ऐसा यंग टैलेंट हमारा हाथ बन जाता है और ऐसे यंग टैलेंट जब हमारी गवर्नमेंट का साथ देता है और अपने अंदाज में पाकिस्तान को सामने लेकर आता है, तो इससे बेहतरीन बात हो ही नहीं सकती। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना। इंशाल्लाह कल आपसे फिर से मुलाकात होगी, बहुत सारी बातें करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें।